शब्दों का समर्पण लेकर मां सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी को नमस्कार बच्चों। यस, कविता, गजेंद्र, आंची, अलका, सभी को नमस्कार। हाँ तो बेटा फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। क्लियर। सेकंड टॉपिक अब हम स्टार्ट करेंगे और सेकंड टॉपिक हमारा होगा शिक्षार्थी का विकास, या कह दो अधिगमकर्ता का विकास। एक तरह से हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विकास, शिक्षार्थी का विकास कह दो, अधिगमकर्ता का विकास कह दो, जो कि फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों ग्रेड में आता है, फर्स्ट ग्रेड में भी आता है, सेकंड ग्रेड में भी आता है शिक्षार्थी का विकास। विकास टॉपिक बिल्कुल अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है। आराम से समझना, इत्मीनान से समझना है, एक एक क्लास को ग्रहण करते हुए चले जाना है। क्लियर है। तो आज का हमारा टॉपिक, नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा शिक्षार्थी का विकास। ठीक है, शिक्षार्थी का विकास, या कह दो अधिगमकर्ता का विकास। आप भी अपने रजिस्टर में बिल्कुल टॉपिक लिख लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। ठीक है, शिक्षार्थी का विकास कह दो, अधिगमकर्ता का विकास कह दो। क्लियर। तो एक तरह से हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्या, विकास। कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? विकास टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। किसे कहते हैं विकास? विकास किसे कहते हैं? विकास के अंतर्गत क्या निहित होता है? विकास में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? विकास के नियम कौन कौन से होते हैं? ये सारी चर्चा हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा इतिहास की। ठीक है, इतिहास की हम बात करेंगे कि बालक का विकास, इसका इतिहास क्या है। सबसे पहले हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? इतिहास की। ठीक, इतिहास की यदि मैं बात करूं तो मैं आपसे बात शुरू कर रही हूं 18वीं शताब्दी से। कौन सी शताब्दी से? 18वीं शताब्दी। सिंपली ध्यान रखना है, 18वीं शताब्दी। तो सुनिए, 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम पैथोलॉजी के द्वारा, किसके द्वारा? किसके द्वारा? पैथोलॉजी के द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पैथोलॉजी के द्वारा। पैथोलॉजी ने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया और एक बेबी बायोग्राफी तैयार की। बेबी बायोग्राफी। इतनी बात आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। क्लियर। 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम पैथोलॉजी के द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया। इन्होंने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया और एक बेबी बायोग्राफी तैयार की। इतनी सी बात ध्यान रखनी है 18वीं शताब्दी की। अब मैं आपसे बात कर रही हूं 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। कौन सा आंदोलन? बाल अध्ययन आंदोलन। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई और इसके जन्मदाता कौन थे? स्टैनली हॉल। ठीक है बच्चों, जन्मदाता कौन थे? स्टैनली हॉल। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की स्थापना हुई और इसके जन्मदाता कौन थे? स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने अमेरिका में चाइल्ड स्टडी सोसाइटी व चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की। ठीक है, स्टैनली हॉल ने अमेरिका में चाइल्ड स्टडी सोसाइटी
चाइल्ड स्टडी सोसाइटी व चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। सिंपली ध्यान देना, 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके जन्मदाता कौन थे? स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी व चाइल्ड वेलफेयर जैसी संस्थाओं की क्या की? स्थापना की। चाइल्ड स्टडी सोसाइटी बच्चे के अध्ययन वाली संस्था और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर का मतलब होता है हित, भलाई, बच्चे के हित वाली संस्था। तो चाइल्ड स्टडी सोसाइटी व चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना किसने की? स्टैनली हॉल ने। क्लियर? आगे देखिए, आगे मैं बात करूं तो 1887 में, यानी 19वीं शताब्दी में, 1887 में न्यूयॉर्क में, कहां पर? न्यूयॉर्क में सबसे पहला बाल सुधार गृह, ठीक है, सबसे पहला बाल सुधार गृह, ठीक है, सबसे पहला बाल सुधार गृह स्थापित किया गया। 1887 में न्यूयॉर्क में सबसे पहला बाल सुधार गृह स्थापित किया गया। ये बात हुई कौन सी शताब्दी की? 19वीं शताब्दी की। अब मैं आपसे बात कर रही हूं कौन सी शताब्दी? 20वीं शताब्दी। बीसवीं शताब्दी में आप ध्यान रखेंगे, 20वीं शताब्दी में बाल विकास पर अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। अनेक पुस्तकों का प्रकाशन कब हुआ? 20वीं शताब्दी में। और भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत, भारत में कहां पर? भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 1930 से मानी जाती है। सबसे पहले आपको इतना सा इतिहास ध्यान रख लेना है, ठीक है, इतना सा इतिहास आप ध्यान में रख लेंगे तो इतिहास, बाल विकास का इतिहास सबसे पहले टॉपिक डाल लिया आपने, बाल विकास का इतिहास। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, मैं लिखवा रही हूं आपको बाल विकास का इतिहास। तो लिखिए, 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम पैथोलॉजी के द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया। इन्होंने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया तथा बेबी बायोग्राफी तैयार की। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। साउंड आ रहा उधर से। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके जन्मदाता थे स्टैनली हॉल। नेक्स्ट लाइन। स्टैनली हॉल ने अमेरिका में चाइल्ड स्टडी सोसाइटी व चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन
चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। जैसी संस्थाओं की स्थापना की। जैसी संस्थाओं की स्थापना की। नेक्स्ट लाइन, 1887 में न्यूयॉर्क में सबसे पहला बाल सुधार गृह स्थापित किया गया। सबसे पहला बाल सुधार गृह स्थापित किया गया। नेक्स्ट लाइन, 20वीं शताब्दी में बाल विकास पर अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 से मानी जाती है। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है, सिंपल आप एक नोट डाल सकते हैं। नोट ये डाल सकते हैं कि चूंकि स्टैनली हॉल ने सभी अवस्थाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया है, इसलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो बाल मनोविज्ञान के जनक किसको बताओगे? स्टैनली हॉल को। ठीक है, लेकिन हाँ पूछ लिया जाए कि बाल विकास का क्रमबद्ध विवरण किसने प्रस्तुत किया? हाँ स्टार्टिंग की थी, लेकिन पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किसने किया? स्टैनली हॉल ने। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए कि बाल विकास के या बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? स्टैनली हॉल। ठीक है, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? स्टैनली हॉल। तो बच्चों ये था इतिहास। इतिहास आपको इतना सा ध्यान रख लेना है। इतिहास आपको ध्यान हो गया? ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। बात करेंगे बिल्कुल किसकी? विकास की। बात करने जा रहे हैं विकास की कि किसे कहते हैं विकास। तो एक बार समझिए, संपूर्ण पक्षों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास। संपूर्ण पक्षों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास। संपूर्ण पक्षों में कौन कौन से पक्ष आ जाते हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। क्लियर? संपूर्ण पक्षों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास। परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास। संपूर्ण पक्ष शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। ध्यान देना, अगर क्रम भी पूछ लिया जाए तो क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले शारीरिक ही आएगा, शारीरिक के बाद मानसिक आएगा, और मानसिक को और क्या कह सकते हैं हम? मानसिक को हम संज्ञानात्मक भी कह सकते हैं। मानसिक को हम संज्ञानात्मक भी कह सकते हैं। ठीक है, शारीरिक, उसके बाद मानसिक, फिर आएगा सामाजिक और संवेगात्मक। अब ये दोनों विकास साथ साथ चलते हैं, इसलिए पहले संवेगात्मक भी आ सकता है और पहले सामाजिक भी आ सकता है। सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, ऐसा कहना है किसका? क्रो एवं क्रो का। किसका कहना है? क्रो एवं क्रो का। तो सिंपल आप ध्यान रखेंगे, एक क्रम पूछ लिया जाए, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, या शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो सुनिए, संपूर्ण पक्षों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास। क्या कहते हैं? विकास। शारीरिक पक्ष में केवल कौन सा पक्ष? ये वाला पक्ष, शारीरिक पक्ष। शारीरिक पक्ष में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। अभिवृद्धि। अभिवृद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? ग्रोथ। ठीक है,
विकास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। तो सुनिए, संपूर्ण पक्षों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास। केवल शारीरिक पक्ष में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। ठीक, तो अब आप मुझे सारे प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। बताइए, संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन, आंसर देंगे विकास। केवल शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन, अभिवृद्धि। बहुपक्षीय होता है, बहुपक्षीय होता है, विकास। एक पक्षीय होता है, अभिवृद्धि। एक पक्षीय होता है, अभिवृद्धि। संकुचित अर्थ किसका होता है? संकुचित अर्थ किसका होता है? अभिवृद्धि का। व्यापक अर्थ किसका होता है? विकास का। व्यापक अर्थ किसका होता है? विकास का। बाह्य स्वरूप किसका होगा? अरे बाह्य स्वरूप किसका होगा? अभिवृद्धि का। बाह्य व आंतरिक स्वरूप विकास का। बाह्य व आंतरिक स्वरूप किसका होगा? विकास का। लंबाई चौड़ाई भार में वृद्धि, लंबाई चौड़ाई भार में वृद्धि, अभिवृद्धि। कार्यक्षमता में वृद्धि, कार्यक्षमता में वृद्धि, विकास। कार्यक्षमता में वृद्धि, विकास। कुछ समय पश्चात रुक जाना, अभिवृद्धि। क्या लंबाई बढ़ती रहेगी? नहीं, कुछ समय पश्चात रुक जाती है। कुछ समय पश्चात रुक जाना, अभिवृद्धि। जीवन पर्यंत चलना, विकास। जीवन पर्यंत चलना, विकास। अरे सीधे नापा तोला जा सकता है किसको? अभिवृद्धि को। सीधे नापा तोला जा सकता है किसको? अभिवृद्धि को। सीधे मापन संभव नहीं, किसका? विकास का। अरे अभिवृद्धि को तो हम इंची टेप से नाप सकते हैं कितनी लंबाई है, बट विकास का सीधे मापन संभव नहीं है। मापा विकास को भी जा सकता है, बुद्धि विकास में आती है, बुद्धि का मापन किया जा सकता है, लेकिन इंची टेप से नहीं किया जा सकता, सीधे नहीं नापा जा सकता। इसलिए यहां कहेंगे कि अभिवृद्धि को हम सीधे नाप तोल सकते हैं, बट विकास का सीधे मापन संभव नहीं। परिमाणात्मक, परिमाणात्मक कह दो, मात्रात्मक कह दो, संख्यात्मक कह दो, एक ही बात है। परिमाणात्मक कह दो, मात्रात्मक कह दो, संख्यात्मक कह दो, एक ही बात है। तो परिमाणात्मक अभिवृद्धि, जबकि परिमाणात्मक और गुणात्मक, परिमाणात्मक और गुणात्मक क्या होगा? विकास। परिमाणात्मक और गुणात्मक क्या होगा? विकास। इतनी बात समझ में आई? वापस सुन लो एक बार, सिंपल चर्चा है, प्रश्न पूछे जा चुके हैं यहां से भी। संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? विकास। एक पक्ष में होने वाला परिवर्तन अभिवृद्धि। शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन अभिवृद्धि। एक पक्षीय होता है अभिवृद्धि, बहुपक्षीय होता है विकास। बहुपक्षीय होता है विकास। व्यापक अर्थ किसका होता है? विकास का। संकुचित अर्थ किसका होता है? अभिवृद्धि का। बाह्य स्वरूप किसका होगा? अभिवृद्धि का। बाह्य व आंतरिक स्वरूप किसका होगा? विकास का। बाह्य व आंतरिक स्वरूप किसका होगा? विकास का। लंबाई चौड़ाई भार में वृद्धि, अभिवृद्धि। कार्य क्षमता में वृद्धि, विकास। केवल आकार बढ़ने से संबंध, केवल आकार बढ़ने से संबंध अभिवृद्धि। संपूर्ण परिवर्तनों से संबंध विकास। संपूर्ण परिवर्तनों से संबंध विकास। सीधे नापा तोला जा सकता है अभिवृद्धि को, बट विकास का सीधे मापन संभव नहीं। परिमाणात्मक अभिवृद्धि, परिमाणात्मक और गुणात्मक विकास। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। अब ध्यान से सुनो बच्चों। कई कवियों ने इस मानव जीवन की तुलना एक पुष्प से की है। कई कवियों ने इस मानव जीवन की तुलना एक पुष्प से की है कि जितना छोटा फूल का जीवन होता है उतना ही छोटा इंसानी जीवन होता है। हकीकत है, वास्तविकता है। जितना छोटा फूल का जीवन होता है उतना छोटा इंसानी जीवन होता है। पता नहीं क्यों कईयों को यह जीवन लगता है पहाड़ जैसा। कहां है पहाड़ जैसा? अरे छोटा सा जीवन होता है। देखो ना कितनी तीव्र गति से दिन निकलते जाते हैं। दिन निकलते हैं, सप्ताह निकलते हैं, महीने निकलते हैं, वर्ष निकलते चले जाते हैं। अरे उम्र निकलती चली जाती है, हमें पता ही नहीं चल पाता। बिल्कुल रेत की तरह यूं जिंदगी के दिन हमारे हाथों से निकल के चले जाते हैं, जो कभी वापस लौट कर नहीं आते। हकीकत में ये जीवन बहुत छोटा सा है, फूल जैसा जीवन है। फूल जैसा जीवन है। जिन कवियों ने मानव जीवन की तुलना पुष्प से की है, बहुत अच्छी तुलना की है। कैसे? सबसे पहले कली होती है। कली, ये कली कौन सी अवस्था है? शेष अवस्था। फिर ये कली थोड़ी बड़ी होने लग जाती है, बाल्यावस्था। फिर ये कली फूल बन जाती है, किशोरावस्था।
फूल बन जाती है क्या किशोरावस्था। अब बताइए, क्या ये फूल हमेशा खिला रहता है? क्या ये फूल हमेशा खिला रहता है? नहीं ना। अब यही फूल धीरे 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 मुरझाने लगता है, मुरझाने लगता है, मुरझाने लगता है, मुरझाने लगता है और अंत में खत्म। क्या किशोरावस्था हमेशा बनी रहती है? नहीं, किशोरावस्था हमेशा नहीं बनी रहती। धीरे 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 झुर्रियां पड़ जाती, स्किन ढीली हो जाती है, कमर झुक जाती है, लाठी हाथ में आ जाती है। वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था वो अवस्था जब कोई भी पास बैठना पसंद नहीं करता, तो आखिरकार वो वृद्ध व्यक्ति खुद ही संसार को छोड़कर चला जाता है। बिल्कुल। पुष्प के जीवन में दो प्रकार के परिवर्तन हुए बेटा, एक तो ये परिवर्तन और एक ये परिवर्तन। यही तो मानव जीवन है। शेष अवस्था आती है, फिर बाल्य अवस्था आती है और फिर किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था जब कदम जमी पर ही नहीं टिकते हैं, एक अहम आ जाता है, घमंड आ जाता है, खूबसूरती का घमंड आ जाता है। किशोरावस्था जब कदम जमीन पर ही नहीं टिकते हैं, लेकिन कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि जिंदगी के दिन है बहुत जल्दी निकल जाते हैं। धीरे 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 व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर गमन करता है, वृद्धावस्था की ओर गमन करता है और एक दिन खत्म हो जाता है। यही मानव जीवन है और ये सच्चाई है जीवन की। इस सच्चाई का यदि हमें पता हो ना पता होता है, लेकिन फिर भी हम नकार देते हैं। अगर हमें इस सच्चाई का पता हो तो हकीकत में हम इस जीवन को जीना चाहेंगे, लुत्फ उठाना चाहेंगे। वरना देखा होगा आपने कि व्यक्ति रोता ही रहता है, चिंता में डूबा रहता है, हमेशा दुखी, परेशान, उदास, जैसे सारे ब्रह्मांड का बोझ उसी के कंधों पर है। बेटा जीवन है, कुछ नहीं। कब हमारा स्टेशन आ जाए, कब हम उतर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो ट्रेन है, चलते चले जा रहे हैं। ट्रेन में जिस तरह से हमें हर नए स्टेशन पर नए व्यक्ति मिलते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं, उतर जाते हैं, यही तो जिंदगी है। इस जीवन में कितने व्यक्ति आते हैं, कितने व्यक्ति चले जाते हैं, अपने भी बिछड़ जाते हैं। हाँ, किस तरह से भाई बहन एक साथ रहते हैं, पूरे परिवार रहता है, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ हो जाती है, सबकी व्यस्तता बढ़ जाती है, सब अपनी जिंदगी से जूझने लग जाते हैं और कैसे ये जीवन निकल जाता है पता ही नहीं चलता। फिर कई बार तो व्यक्ति अंतिम क्षणों में पछताता है कि काश मैंने जीवन को जी लिया होता, काश मैं थोड़ा हंस लिया होता, काश मैं थोड़ा मुस्कुरा लिया होता। हंसना सीखो बच्चों, मुस्कुराना सीखो। जीवन है, जीवन की तृष्णाएं हैं, ये तो चलती जाती है। तृष्णा ही चलती जाती है। हमारी आवश्यकताएं कभी पूरी होती नहीं है, एक आवश्यकता पूरी होती तो दूसरी आवश्यकता हमारे सामने आ जाती है। जीवन ये चलता रहेगा, लेकिन जो है ना हमारे पास, जो ईश्वर ने दिया है हमें, उसे फील करना सीखो, उसे फील करना सीखो, उसे अनुभव करना सीखो, उसी में खुश रहना भी सीखो। वरना दुखी रहने के इतने बहाने होते हैं लोगों के पास। पति अपनी पत्नी से खुश नहीं है, पत्नी अपने पति से खुश नहीं है। हर किसी को दूसरे की थाली में ज्यादा घी नजर आता है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। जो है हमारे पास वो गलत है तो उसे सही बनाना सीखो, क्योंकि वो हमारा अपना है। रिश्तों को तोड़ने में नहीं, जोड़ने में विश्वास करना सीखो। नफरत में नहीं, प्यार में विश्वास करना सीखो। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है और खूबसूरत लगने लगेगी। नजरिया हमारे, सब कुछ हमारे अंदर छुपा हुआ है। जीवन जीने का तरीका हमें आना चाहिए। ये इतनी बातें इसलिए कर रही हूं बेटा, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, आपको भी नौकरी चाहिए, बिल्कुल जिम्मेदारियां नहीं, सारी चीजें हैं, बट ये किसने कह दिया कि आपके बिल्कुल गंभीर चेहरा बनाने से ही नौकरी मिलेगी, यहां टेंशन रखने से ही नौकरी मिलेगी? ये किसने कह दिया आपसे? या कौन सी बुक में ये लिखा हुआ है कि जब तक आप तनाव में नहीं रहेंगे, चिंता में नहीं रहेंगे, नौकरी कैसे मिलेगी? अरे हंसो, मुस्कुराओ, हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ाई करो ना, जीवन को जीते हुए पढ़ाई करो ना, एंजॉय करते हुए पढ़ाई करो ना। एंजॉय का मेरा मतलब है यस, खुश रहो, आपको देखकर आपके अपने भी खुश रहें। कहने का मेरा मतलब है रोना धोना मुरझाना ये बंद करो। ज्यादा बड़ा नहीं होता है जीवन बच्चों, छोटा सा जीवन होता है। आज अगर हम बात करें तो व्यक्ति की उम्र कितनी होती? 60 साल। यस, यही मानो। 30 साल तो कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। 30 साल तो वैसे निकल जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, नौकरी ये वो, बचे 30 साल। 30 साल में से 15 साल वैसे निकाल दो, सोने में, निवृत्त कार्य करने में निकल जाते हैं, बच्चे 15 साल। मात्र जीने के लिए हमारे पास 15 साल होते रहिए। 15 साल भी कब हैं? जब हमारी उम्र पूरी 60 साल हो, तब
15 साल मिलते हैं हमें जीवन जीने के लिए, और ये 15 साल भी हम कैसे जीते हैं? ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना के साथ, उसकी बुराई करना, उसकी निंदा करना। वो आगे कैसे बढ़ रहा है, हे भगवान उसे पीछे कर दे। वो इतना मुस्कुरा कैसे रहा, हे भगवान उसे आंसू दे। ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं हम, और वो भगवान प्रार्थना सुनता भी है, लेकिन किसके लिए सुनता है? फिर खुद के लिए सुनता है। दूसरे को तो आंसू नहीं देगा, लेकिन खुद को जरूर मिल जाएंगे। क्यों रखते हैं ये भावना हम? क्यों किसी को हमेशा, सामने वाले को क्या पीछे धकेल कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं? केवल हम आगे बढ़ने की भी तो प्रेयर कर सकते हैं कि यस मुझे आगे बढ़ना है, मुझे किसी को पीछे नहीं धकेलना, बस मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जीतना है, मुझे मंजिल को पाना है, मैं पाकर रहूंगा। ये करो ना। दूसरा अगर खुश है तो उसको खुश देख करके दुखी होना बंद करो। बच्चों, अभी भी मैं कहूंगी कि अभी भी हो सकता है आप में से कुछ मेरी बातों को सुनना चाहें, कुछ नहीं, वरना ऐसी बातें हैं, इस प्रकार की बातें हैं कि वो उन बातों को हम जीवन में अपना लेना, इतना खूबसूरत जीवन बन जाए हमारा। लेकिन वास्तविकता तो यह है ना कि हमें जीवन जीना ही नहीं आता है। हम बुराई में पड़े रहते हैं, सामने वाले में हमें कमियां नजर आती है, हमें खूबियां नजर आती ही नहीं है। सामने वाले में कमियां ढूंढने में लगे रहते हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, खुद भी नकारात्मक बातें करते हैं, किस्मत ही खराब है, भगवान मेरे साथ ही तूने ऐसा किया, पता नहीं कैसी कैसी बातें करने में लगे रहते हैं। कहां आता है जीवन जीना? जीवन है सब कुछ होगा, अच्छा दे तब भी धन्यवाद करो उसका, बुरा दे तब भी धन्यवाद करो। ठीक है, तू जो कर रहा है वो सही कर रहा है, ईश्वर में एक थोड़ा सा विश्वास रखो। कहने का मतलब है सकारात्मकता को अपनाओ, नकारात्मकता को त्यागो। आकर्षण के नियम जीवन में काम करते हैं, जैसा सोचोगे वैसा होता है। दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं तो पहले खुद का बुरा होता है, एक बात ध्यान रखना। इतनी असीम क्षमता है हमारे अचेतन मन के अंतर्गत कि अचेतन मन से आपको खेलना आ गया ना, सब कुछ पा सकते हो आप। अजीब लगेगा सुनना, लेकिन वास्तविकता है। वास्तविकता इसलिए है क्योंकि मैंने तो खुद ये महसूस किया और खुद अर्जित किया है। अचेतन मन की शक्ति के द्वारा इंसान वो भी अर्जित कर लेता है जिसकी संभावना नहीं होती। यकीन मानो, अचेतन मन की शक्ति क्या होती, इसकी चर्चा करूंगी मैं बाद में फुर्सत से, लेकिन अभी बिल्कुल हम पढ़ाई कर लेते हैं। चलिए, तो हम बिल्कुल जीवन की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? जीवन की बात कर रहे थे, अभिवृद्धि विकास की बात कर रहे थे। तो कई कवियों ने इस मानव जीवन की तुलना पुष्प से की है कि जितना छोटा फूल का जीवन होता है उतना ही छोटा इंसानी जीवन होता है। तो पुष्प के जीवन में कितने परिवर्तन हुए? 2 प्रकार के, एक तो ये परिवर्तन और एक ये परिवर्तन। तो बताइए आप मुझे, ये परिवर्तन व्यक्ति को किस ओर ले जाते हैं? किस ओर ले जाते हैं? ये परिवर्तन व्यक्ति को किस ओर ले जाते हैं? किशोरावस्था की ओर। और ये परिवर्तन किस ओर ले जाते हैं? वृद्धावस्था की ओर। किस ओर ले जाते हैं? वृद्धावस्था की ओर। ये परिवर्तन व्यक्ति को किशोरावस्था की ओर ले जाते हैं और ये परिवर्तन वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। तो ध्यान दें, जो परिवर्तन व्यक्ति को किशोरावस्था की ओर ले जाते हैं कहलाते हैं रचनात्मक परिवर्तन। कौन से परिवर्तन? रचनात्मक परिवर्तन। और जो परिवर्तन व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं कहलाते हैं विनाशात्मक परिवर्तन। कौन से परिवर्तन? विनाशात्मक परिवर्तन। तो बताइए आप मुझे, किशोरावस्था या अभिवृद्धि में कौन से परिवर्तन होंगे? रचनात्मक, जबकि विकास में रचनात्मक और विनाशात्मक। रचनात्मक परिवर्तन जो होते हैं विवृद्धि सूचक होते हैं। रचनात्मक परिवर्तन विवृद्धि सूचक, वृद्धि कह दो विवृद्धि कह दो एक ही बात होती, विवृद्धि सूचक होते हैं, जबकि विकासात्मक परिवर्तन विवृद्धि व ह्रास सूचक होते हैं। विवृद्धि व ह्रास सूचक होते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। यस अलका बेटा, सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना सीखो, अपने जीवन से प्रेम करना सीखो। ईश्वर ने इतना अच्छी कृति आपको बनाया, अपने आप से प्रेम करना सीखो, अच्छा सोचना सीखो, सकारात्मक सोचना सीखो। तो बिल्कुल अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलो पहले टॉपिक डालो, अभिवृद्धि व विकास में अंतर। टॉपिक डालिए, अभिवृद्धि व विकास में अंतर। टॉपिक डालो। एक तरफ लिख लो अभिवृद्धि,
ठीक है, एक तरफ लिखो अभिवृद्धि, ग्रोथ, ठीक है बेटा। दूसरी तरफ लिखो विकास, एक तरफ लिख लीजिए अभिवृद्धि और दूसरी तरफ लिख लो विकास। अब दोनों में आप अंतर लिख सकते हैं, ठीक है। अभिवृद्धि में लिखो, अभिवृद्धि में लिखो शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन, ठीक है, शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन, ठीक है। विकास में लिखो संपूर्ण पक्षों में होने वाला, संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन, अभिवृद्धि में लिखो एक पक्षीय, विकास में लिखो बहुपक्षीय, अभिवृद्धि में लिखो लंबाई, चौड़ाई व भार में वृद्धि, ठीक है। इधर लिखो कार्य क्षमता में वृद्धि, कार्य क्षमता में वृद्धि, ठीक है। बाह्य स्वरूप, विकास में लिखो बाह्य व आंतरिक स्वरूप, बाह्य व आंतरिक स्वरूप, ठीक है। इधर लिखिए संकुचित अर्थ, विकास में लिखो व्यापक अर्थ, विकास में लिखो व्यापक अर्थ, अभिवृद्धि में लिखो केवल आकार, केवल आकार बढ़ने से संबंध, ठीक है। इधर लिखिए संपूर्ण परिवर्तनों, संपूर्ण परिवर्तनों से संबंध, पहले इतना लिख लीजिए। आगे चले। अभिवृद्धि में लिखिए सीधे नापा तोला जा सकता है। विकास में लिखिए सीधे मापन संभव
नहीं। अभिवृद्धि में लिखिए परिमाणात्मक, या हम कह सकते हैं मात्रात्मक, या हम कह सकते हैं संख्यात्मक। ठीक। विकास में लिखिए परिमाणात्मक व गुणात्मक दोनों। इधर लिखिए रचनात्मक परिवर्तन। ठीक। यहां लिखो रचनात्मक व विनाशात्मक परिवर्तन। ठीक है। अभिवृद्धि में लिखो विवृद्धि सूचक। ठीक है, विवृद्धि सूचक। विकास में लिखेंगे विवृद्धि व ह्रास सूचक। विवृद्धि व ह्रास सूचक। ठीक है बच्चों, यहां नोट डाल सकते हैं। नीचे नोट डाल लो। नोट में क्या लिखोगे? नोट में लिखो रचनात्मक परिवर्तन व्यक्ति को किशोरावस्था की ओर ले जाते हैं, जबकि विनाशात्मक परिवर्तन व्यक्ति को वृद्धावस्था, कौन सी अवस्था? वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। लिख लीजिए तो बेटा अभिवृद्धि और विकास दोनों में अंतर क्लियर हो गया अच्छे से कि किसे हम अभिवृद्धि कहेंगे और किसे विकास कहेंगे। ठीक है, किसे अभिवृद्धि कहेंगे, किसे विकास कहेंगे, क्लियर है? ठीक, आगे चले। यस यस यस, आगे चले। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो
तो बिल्कुल हमने सबसे पहले इतिहास को जाना, विकास का इतिहास क्या है। इतिहास के बाद हमने बात की अभिवृद्धि और विकास में अंतर की। अभिवृद्धि और विकास में अंतर की चर्चा हम कर चुके हैं। अब एग्जैक्टली विकास की परिभाषाओं की यदि हम बात करें तो विकास की परिभाषाएं, हेडिंग डालिए, विकास की परिभाषाएं। परिभाषाओं की अब हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहली परिभाषा हम पढ़ेंगे गैसल के अनुसार। किसके अनुसार? गैसल। यस, क्या कहा गैसल ने? लिखिए, विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसमें नवीन विशेषताओं, व क्षमताओं का विकास होता है। विकास होता है। ये परिभाषा किसने दी? गैसल ने। एक डेफिनेशन आपको लिखनी है, ब्रूनर। ब्रूनर की परिभाषा लिखिए। और कोई कलर लें क्या? ग्रीन दिख जाएगा? दिख जाएगा, ठीक है। लिखिए, विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। कुछ भी सिखाया जा सकता है। आई थिंक ग्रीन कलर लिया है, दिखाई दे रही होगी आपको ये डेफिनेशन, बट हो सकता है कम दिखाई दे रही हो। कोई ना, हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं, बर्ट। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व अर्थात गर्भावस्था से किशोरावस्था अथवा परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। ये तीन डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, बाल विकास को लेकर या विकास को लेकर लिख लीजिए एक बार।
हाँ बेटा, एक ही टॉपिक है तानी। शिक्षार्थी का विकास कह दो, बाल विकास कह दो, अधिगमकर्ता का विकास कह दो, एक ही बात है। कुल मिला के विकास टॉपिक पढ़ना है, कतई कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बाल विकास हम कह सकते हैं, शिक्षार्थी का विकास कह सकते हैं, अधिगमकर्ता का विकास कह सकते हैं। क्लियर? चलिए अब एक एक डेफिनेशन को समझ लें और हाथों हाथ याद भी कर लें। समझ ले और हाथों हाथ याद भी कर ले। देखिए गेसेल ने क्या कहा, क्या है विकास। यहां इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान रखना, क्या है विकास। विकास एक तरह का क्या बताया है, परिवर्तन। ध्यान देना, विकास में क्या होता है, परिवर्तन होता है। विकास एक तरह का क्या है, परिवर्तन है। विकास एक तरह का क्या है, परिवर्तन है, जिसमें नवीन विशेषताओं और क्षमताओं का क्या होता है, विकास। एक तरह से ध्यान रखना, विकास को परिवर्तन किसने बताया, गेसेल ने। परिवर्तन किसने बताया, गेसेल ने बताया। बात क्लियर है, याद होगी डेफिनेशन, ठीक है। विकास एक तरह का परिवर्तन है, किसने कहा, गेसेल ने कहा। परिवर्तन है जिसमें नवीन विशेषताओं क्षमताओं का क्या होता है, विकास। ब्रूनर का क्या कहना है कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, कुछ भी सिखाया जा सकता है, किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। किसका कहना है, ब्रूनर का। विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, किसने कहा, ब्रूनर। ठीक। एक डेफिनेशन बर्ट, क्या कहते हैं बर्ट, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व, यहां ध्यान देने योग्य बात क्या है, ध्यान देने योग्य बात है, जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व कह दो बच्चों, या कह दो गर्भावस्था, एक ही बात है। जन्म पूर्व, ठीक है, जन्म पूर्व कह दो या गर्भावस्था कह दो, एक ही बात है। जन्म पूर्व अवस्था से, यानी गर्भावस्था से किशोरावस्था, कौन सी अवस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था कह दो या परिपक्वावस्था, एक ही बात है। किशोरावस्था कह दो या परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए, विकास के अंतर्गत, बाल विकास के अंतर्गत, शिक्षार्थी के विकास के अंतर्गत कहां से कहां तक की अवस्थाओं का अध्ययन होता है, तो बिल्कुल बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। सिंपल वे में ध्यान रखेंगे, कहां से कहां तक की अवस्था का अध्ययन होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था कह दो या परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तीनों डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। तीनों डेफिनेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बिल्कुल ध्यान रखें। इसके अलावा और कोई भी डेफिनेशन होगी तो वो बिल्कुल आपको क्वेश्चंस के अंतर्गत दे दूंगी, ठीक है। बाकी इन तीनों डेफिनेशन को तो घोट करके पी जाना है। तो विकास एक तरह का परिवर्तन है, किसने कहा है, गेसेल ने। किसी व्यवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, किसने कहा है, ब्रूनर ने। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है बाल विकास में, किसने कहा, बर्ट ने। किसने कहा, बर्ट। क्लियर, यहां तक की बात। आगे चलें, चलिए अब आगे चलते हैं। यस, हम पढ़ने जा रहे हैं विकास। विकास यानी एक छोटा सा बच्चा छोटे से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। छोटा बच्चा छोटे से बड़ा हो जाता है, संपूर्ण पक्षों में क्या आ जाता है, परिवर्तन। तो बाल विकास के अंतर्गत जो भी परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। उन परिवर्तनों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है, किसने, हरलोक ने। किसने, हरलोक ने। हरलोक कौन थे, श्रीमती या श्रीमान, अब तो पता चल ही चुका होगा आपको, क्योंकि पहले भी आपने इतना पढ़ लिया होगा। हरलोक कौन है, कौन है हरलोक, श्रीमती या श्रीमान। यस, हरलोक है श्रीमती, ठीक है। हेडिंग आप डालेंगे, हेडिंग डालिए, विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन।
श्रीमती हरलोक के अनुसार। ठीक है, यस श्रीमती है नवीन, बिल्कुल बिल्कुल। हरलोक कौन है? श्रीमती हैं। यस, विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को पढ़ने जा रहे हैं और श्रीमती हरलोक ने विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। नंबर वन आकार में परिवर्तन, नंबर 2 अनुपात में परिवर्तन, नंबर 3 पुराने चिन्हों का लोप, नंबर 4 नवीन चिन्हों का उदय। श्रीमती हरलोक ने विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 आकार में परिवर्तन, नंबर 2 अनुपात में परिवर्तन, नंबर 3 पुराने चिन्हों का लोप और नंबर 4 नवीन चिन्हों का उदय। लिख लीजिए एक बार। यस यस यस, लिख लिया बेटा, आगे चले। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, श्रीमती हरलोक ने विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन यानी बिल्कुल आपने देखा होगा जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका कितना छोटा सा आकार होता है, छोटा सा बच्चा होता है, इतने से हाथ में भी आ जाता है और बाद में कितना विशालकाय शरीर हो जाता है। आकार में क्या आ जाता है? परिवर्तन। ठीक है, आकार में क्या होता है? परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन, बिल्कुल अनुपात में परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा जब बच्चे का जन्म होता है तो सिर बड़ा और धड़ छोटा दिखाई देता है, सिर बड़ा सा दिखाई देता है। सोचो इसी अनुपात में वृद्धि होती रहती तो सिर कितना बड़ा होता और धड़ कितना छोटा होता। लेकिन फिर अनुपात में क्या आ जाता है? परिवर्तन। अनुपात में क्या आ जाता है? परिवर्तन। नवजात शिशु का सिर उसके संपूर्ण शरीर का कितना भाग होता है? कितना भाग होता है? 1/4 और बाद में 1/7 भाग हो जाता है। तो अनुपात में क्या आता है? परिवर्तन आता है। पुराने चिन्हों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। सिंपली ध्यान रखनी ये बातें, पुराने चिन्हों का लोप हो ही जाता है बेटा। स्टार्टिंग में जो नाजुकता कोमलता होती है उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। दूध के दांत अभी है क्या आप किसी के? नहीं है, उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। पुराने चिन्हों का लोप हो जाता है और नवीन चिन्हों का क्या होता है? उदय। नवीन चिन्हों का क्या होता है? उदय। बिल्कुल हड्डियां सुगठित हो जाती है, थोड़ी दृढ़ता आ जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और कई नवीन चिन्ह होते हैं जिनका उदय होता है। नवीन चिन्हों का क्या हो जाता है? उदय होता है। जैसे लड़कों की दाढ़ी मूछ वगैरह आने लग जाती है तो नवीन चिन्हों का उदय। सिंपल वे में आपको ध्यान रखना है 4 प्रकार के परिवर्तन। आकार में परिवर्तन होता है भाई, छोटा सा शिशु जब जन्म लेता है तो छोटा सा आकार होता है, धीरे धीरे आकार में बढ़ोतरी होती चली जाती है। आकार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। अनुपात में बिल्कुल परिवर्तन होता है। अनुपात में परिवर्तन होता है। नवजात शिशु के सिर की हम बात करें तो नवजात शिशु का जो सिर होता है अगर उसी अनुपात में वृद्धि होती रहती तो आकृति पता नहीं कैसी होती। लेकिन अनुपात में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। अनुपात में क्या आता है? परिवर्तन। डिटेल सारे आगे पढ़ेंगे ही सही आप। अभी केवल ये 4 परिवर्तन आपको
ध्यान रखने, याद कर लेने हैं। नंबर 1 आकार में परिवर्तन, नंबर 2 अनुपात में परिवर्तन, नंबर 3 पुराने चिन्हों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, नंबर 4 नवीन चिन्हों का क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक की बात क्लियर है? तो क्यों ना हम एक बार यहां तक की बात को रिवाइज कर लें। ठीक है, रिवाइज कर लें ताकि बिल्कुल आपके लिए मनोविज्ञान बड़ा आसान हो जाए और सपने में भी कोई आपसे प्रश्न पूछे तो आप उसका जवाब दे सकें। रेडी है? तैयार? स्पीड के साथ करेंगे हम रिवीजन। रिवीजन बड़ी स्पीड के साथ करेंगे। चलिए आ जाइए। यस, यहीं से हमने शुरुआत की थी इतिहास से, तो देख लीजिए, सुनते चले जाइए। 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा, पैथोलॉजी के द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया। पैथोलॉजी ने किस पर, अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था और क्या लिखी थी, बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी यानी बच्चे की जीवनी, बेबी बायोग्राफी यानी बच्चे की जीवनी। 18वीं शताब्दी में आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। फिर हम बात करेंगे 19वीं शताब्दी की। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में कहां पर, अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। जन्मदाता कौन थे? स्टैनली हॉल। जन्मदाता कौन थे? स्टैनली हॉल थे। और स्टैनली हॉल ने अमेरिका में ही चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की। कहां पर की? अमेरिका में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 1887 यानी 19वीं शताब्दी। 1887 यानी 19वीं शताब्दी में ही न्यूयॉर्क में सबसे पहला बाल सुधार गृह स्थापित किया गया। 20वीं शताब्दी में बाल विकास पर बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। और भारत में यदि बात करें कि भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो 1930 यानी शताब्दी कौन सी हो गई? 20वीं शताब्दी। क्लियर है? ठीक है। और बाल मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? स्टैनली हॉल। उसके बाद हमने अभिवृद्धि विकास में अंतर की बात की थी। संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। बिल्कुल हमने लिखा था, शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन अभिवृद्धि, संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन विकास। एक पक्षीय होता है अभिवृद्धि, बहुपक्षीय होता है विकास। लंबाई चौड़ाई, भार में वृद्धि अभिवृद्धि, कार्यक्षमता में वृद्धि विकास। बाह्य स्वरूप होता है अभिवृद्धि का, जबकि विकास का होता है बाह्य व आंतरिक स्वरूप। संकुचित अर्थ होता है किसका? अभिवृद्धि का। व्यापक अर्थ होता है किसका? विकास का। केवल आकार बढ़ने से संबंध होता है किसका? अभिवृद्धि का। संपूर्ण परिवर्तनों से संबंध किसका होता है? विकास का। इसके अलावा सीधे नापा तोला जा सकता है किसको? अभिवृद्धि को। विकास का सीधे मापन संभव नहीं है। परिमाणात्मक कह दो, मात्रात्मक कह दो, संख्यात्मक कह दो, एक ही बात है, अभिवृद्धि। जबकि विकास परिमाणात्मक व गुणात्मक होता है। रचनात्मक परिवर्तन अभिवृद्धि में होंगे, जबकि विकास में तो रचनात्मक और विनाशात्मक परिवर्तन होंगे। रचनात्मक परिवर्तन विवृद्धि सूचक होते हैं, विनाशात्मक परिवर्तन, और यहाँ विकास की हम बात करें तो विवृद्धि व हास सूचक, क्योंकि यहाँ दोनों परिवर्तन है, रचनात्मक और विनाशात्मक, विवृद्धि व हास सूचक। नोट है कि रचनात्मक परिवर्तन व्यक्ति को किस ओर ले जाते हैं? किशोरावस्था की ओर ले जाते हैं, जबकि विनाशात्मक परिवर्तन व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। क्लियर? चलिए, परिभाषाओं की बात की थी हमने। परिभाषा गैसल ने क्या दी कि विकास एक तरह का क्या है? परिवर्तन है, जिसमें नवीन विशेषताओं क्षमताओं का क्या होता है? विकास। ब्रूनर का कहना है विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। बर्ट का कहना है बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व यानी गर्भावस्था से किशोरावस्था या कह दो परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। बात क्लियर है? और विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन मुख्य रूप से किसने बताए? श्रीमती हरलोक ने। कितने प्रकार के परिवर्तन बताए हैं? 4। नंबर 1 क्या है? आकार में परिवर्तन। नंबर 2 क्या है? अनुपात में परिवर्तन। नंबर 3 पुराने चिन्हों का लोप। और नंबर 4 नवीन चिन्हों का उदय। यहां तक की बच्चों बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इससे आगे की चर्चा हम मंडे को करेंगे। कल बिल्कुल क्रिसमस डे है, तो सभी को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। यस, हैप्पी क्रिसमस डे। कल 25 तारीख है, क्रिसमस डे है, तो बिल्कुल आप भी बहुत एंजॉय कर सकते हैं, क्रिसमस डे मना सकते हैं, एक दूसरे को उपहार दे सकते हैं।
ठीक है, एक दूसरे को उपहार दे सकते हैं, अपने मित्रों की मदद कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं आपकी विजय एजुकेशन एप्लीकेशन पर अभी क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ना कि दूसरे का भी अच्छा चाहना सीखो। ठीक है, आपके जो अच्छे मित्र हैं जिन्हें आप चाहते हो कि वो भी आगे बढ़ें, वो भी कुछ सीखें, तो उन्हें आप सजेस्ट कर सकते हो। यस, अपनी एप्लीकेशन पर ही ऑफर है, कल लास्ट डे है ऑफर का, तो बिल्कुल आप उन्हें भी सजेस्ट कर सकते हैं कि वो आकर के आपको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहे वो भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल सभी को हैप्पी क्रिसमस डे, हैप्पी क्रिसमस डे बेटा। यस, शर्मिला, गजेंद्र, अमिता, कोमल, अलका, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस, नवीन, हीना खान, कविता, ललिता, संजय। तो बेटा हमारी नेक्स्ट क्लास कब होगी? मंडे को होगी हमारी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, मंडे को नेक्स्ट क्लास होगी। तब तक के लिए इतना जो पढ़ाया है उसे पढ़ते रहना, एंजॉय करते रहना। और कैसे पढ़ना है? हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से रहना है, कभी किसी की कोई बुराई नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है, किसी को पीछे नहीं धकेलना है, बस खुद को आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये सारी चीजें करनी है आपको। यस, किरण, कमलेश, ममता, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा एंजॉय भी कर सकते हैं आप कल। थैंक यू सो मच। तो बेटा मिलते हैं, कब मिलेंगे? मंडे को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, अलका से नहीं, आपने 2 को कोर्स दिलवाया, क्या बात है बेटा, थैंक यू सो मच बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, आप मैम से बिल्कुल प्यार करती हैं, इसलिए मैम की टीचिंग पसंद है, आपने 2 जनों को सजेस्ट किया। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। शिव कुमार, थैंक यू बेटा। गजेंद्र, पार्वती, कृतिका, हीना खान, ओके बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं मंडे को इसी समय 12 बजे। थैंक यू सो मच।